हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। एंड्रोजन जिसको हम मेल हार्मोन कहते हैं वो ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से बच्चियों के चेहरे पे ज़्यादा बाल आना शुरू हो जाते हैं। हेयर रिमूवल के लिए पहले तो मैं ये कहूँगी कि लेज़र की तरफ आएँ। सही। थ्रेडिंग, वैक्सिंग इसकी तरफ ना आ जाएं। ये क्या करता है, आपकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा कर देता है। सर्टेन मेडिकेशंस हैं जो कि हेयर ग्रोथ को कम करती हैं, लेकिन वो भी लेज़र्स के साथ। बच्चियों में हम देखते हैं कि जी चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल होते हैं। एक ऐसा मसला होता है जो सिर्फ ज़ाहिरी नहीं बल्कि एतमाद, ज़हनी दबाव और ख़ुद एतमादी से भी जुड़ा होता है। और अक्सर वालिदैन ये सोचते हैं कि आखिर बचपन या कम उम्री में चेहरे पर बाल क्यों बढ़ने लग जाते हैं। क्या ये हार्मोन्स का मसला होता है या किसी अंदरूनी बीमारी की अलामत होता है। तो आज हम इसी अहम मौजू पर बात करेंगे और जानेंगे कि फेशियल हेयर की असल वजूहात क्या है, दुरुस्त तशखीस कैसे हो सकती है और जदीद डर्मेटोलॉजी में इसके महफूज और मौसर हल कौन से हैं। हमारे साथ मौजूद है मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर कोमल शेख साहिबा। डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुना पाकिस्तान। हेलो, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कम उम्र बच्चियों के जो मसाइल हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। उनके चेहरे पे बड़े गैर ज़रूरी बाल होते हैं और वो बढ़ते ही जाते हैं, इसकी रीज़न क्या होती है? अच्छा, अगर चेहरे पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है, चेहरे पर थिक कोर्स हेयर है, तो उसका जो मेन लिंक है वो अंडरलाइन कॉजेज की वजह से है, जिसमें नंबर 1 पे है पीसीओएस। पीसीओएस को कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम। इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। एंड्रोजन जिसको हम मेल हार्मोन कहते हैं वो ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। जिसकी वजह से बच्चियों के चेहरे पे ज़्यादा बाल आना शुरू हो जाते हैं। अपर लिप के ऊपर, साइड बर्न्स, चिन, नेक पे थिक बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो ये ना सिर्फ उनकी खूबसूरती को मुतासिर करते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा कम होता है। सही। अच्छा, इस वजह से हम देखते हैं हार्मोनल चेंजेस जब होते हैं ना, तो बहुत सारी फेस पे तब्दीलियां हो रही होती हैं। कोई फैट भी हो जाता है, बंदे की बॉडी फैट भी बढ़ जाता है, डलनेस हो जाती है स्किन पर। और किस किस तरह के मसाइल जो हैं वो ख़वातीन को दरपेश होते हैं इस दौरान? अच्छा, इसमें स्किन ऑयली होना शुरू हो जाती है, चेहरे पे एक्ने आना शुरू हो जाती है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है। और अगर किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है जो कि पीसीओएस में होता है, उसकी वजह से वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो ये अलामात है। अगर आपकी बच्चियों को ऑब्वियसली पेरेंट्स होते हैं, उनको सबसे पहले ये निशानियाँ, ये साइन सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो मेरा एक पेरेंट्स को यही मैसेज है कि आप इसको जल्दी से डायग्नोज करें और बच्चियों का इलाज कराना शुरू करें। अच्छा, एक मिथ भी है और ये कहा भी जाता है कि आप ये जो हेयर रिमूवर जो भी आप यूज़ कर रही हैं रिमूवल के लिए, मतलब वो क्रीम्स हैं या कुछ भी है व्हाट्सएवर, वो थोड़ा सा आपको लेट यूज़ करना चाहिए, अर्ली एज में आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, वरना फिर बाल और बहुत ज़्यादा आते हैं। ये दुरुस्त है, एज क्या होनी चाहिए? अच्छा, हेयर रिमूवल के लिए पहले तो मैं ये कहूँगी कि लेज़र की तरफ आएँ। सही। थ्रेडिंग, वैक्सिंग इसकी तरफ ना आ जाएं। ये क्या करता है, आपकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा कर देता है। वो हेयर ग्रोथ ज़्यादा इस तरह से नहीं होती कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेयर आ गया। उसमें ये होता है कि जब आप वैक्सिंग, थ्रेडिंग करते हैं तो जो नया आने वाला बाल होता है उसका जो एंड होता है वो ब्लंट होता है, जिसकी वजह से लगता है कि बहुत थिक हेयर आ गए, यानी ऑलरेडी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपकी ग्रोथ ज़्यादा हुई होती है। तो लेज़र की तरफ आएँ। वैसे खाली मेडिकेशंस, वैसे सर्टेन मेडिकेशंस हैं जो कि हेयर ग्रोथ को कम करती हैं, लेकिन वो भी लेज़र्स के साथ। अगर आप लेज़र करवाएंगे, लेज़र का काम ये होता है कि वो आपका हेयर बल्ब जो होता है, ग्रोथ सेल्स होते हैं, उसको वीक कर देता है। जब उसको वीक करता है, आपके बाल जो होते हैं वो कम आना शुरू हो जाते हैं। तो सर्टेन मेडिकेशंस हैं, लेकिन उसको भी खुद से इस्तेमाल लेकिन ये लेजर ट्रीटमेंट जिंदगी भर आपके साथ चलता है या फिर आप समझते हैं कुछ सेशंस के बाद या कुछ 1 साल या चंद माह के बाद फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती और बाल भी नहीं आते? अच्छा, ये एक मिसकंसेप्शन होती है। सब आके कहते हैं कि परमानेंट बाल खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। 80% रिडक्शन हो जाती है। 80% रिडक्शन ऐसे कि इंटेंसिटी कम हो जाती है, थिकनेस कम हो जाती है, यानी इसमें वो इतना बॉदर नहीं करते, फिर वो इतना बॉदर नहीं करते, थ्रेड लाइक हो जाते हैं, ना होने के बराबर। ऑब्वियसली वैक्सिंग, थ्रेडिंग के हेडेक से तो आपकी जान छूट जाती है। तो उसमें ये होता है कि लेज़र सेशंस होते हैं, वो भी एक सर्टेन एज होती है, 16 से 18, इससे पहले नहीं आपने करानी। और वो भी जब डॉक्टर, उसमें भी होता है कि पहले हमने हिस्ट्री लेनी होती है, कुछ टेस्ट होते हैं वो करवाते हैं, क्योंकि लेज़र सब बच्चियों के लिए भी कंपल्सरी नहीं है, इंडिकेशन इसकी डिफरेंट होती हैं। सही, यानी कि एक स्पेसिफिक एज है, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं लेज़र भी। अच्छा, लेज़र के साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें बताएं कि अगर कोई फेस पे लेज़र करवा लेता है, लेट्स सपोज किसी को शायद उस तरह से रिकमेंड नहीं किया जाता, डॉक्टर ने सही से काउंसलेशन नहीं की है और उसके बाद उसने लेज़र करवा लिया और फिर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं, उससे क्या प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं लेज़र से? अच्छा, लेज़र के ओवरऑल साइड इफेक्ट नहीं होते अनलेस अनटिल उसको
डॉक्टर ने सही तरीके से हैंडल ना किया। इसमें सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किन टाइप को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हर स्किन टाइप की लेज़र भी डिफरेंट है। सही। फॉर एग्जांपल हमारी स्किन टाइप है 3 और 4, तो हमारे लिए डिफरेंट लेज़र होती है। फॉर एग्जांपल एंटी-एग वो एशियन स्किन्स के लिए अच्छी होती है। उसमें क्या होता है कि वो डीपर हेयर फॉलिकल को जाके टारगेट करती है, मेलानिन को कम टारगेट करती है। अगर इसी में फॉर एग्जांपल मैं डायोड कर दूंगी तो उसमें बर्न के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साइड इफेक्ट तब आते हैं जब आपने राइट चॉइस ना की हो। लेज़र की राइट चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गलत कर दिया तो ऑब्वियसली मैक्सिमम में होता है कि स्किन बर्न हो जाती है, स्किन इरिटेशन शुरू हो जाती है। अब कुछ लोगों में एक्नी भी ट्रिगर कर जाती है। इट्स प्रीटी नॉर्मल, क्योंकि आपके हेयर फॉलिकल के साथ स्वेट ग्लैंड पड़ा हुआ है तो वो ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा कर देता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अच्छा कौन, ये तो आपने हमें बता दिया लेज़र के हवाले से। वैक्स का बड़ा रुझान है, लोग करवाते हैं। और ये बताइएगा कि वैक्स का भी कोई ये देखना पड़ता है कि आपके लिए सूटेबल है या नहीं, आपकी स्किन टाइप के लिए है या नहीं? अच्छा, वैक्स का ऐसा कुछ नहीं होता है। सही। वैक्स में ये होता है कि उसमें कुछ सेशंस होते हैं, लेकिन वो हेयर ग्रोथ कम नहीं ना करता। ऑब्वियसली हेयर फॉलिकल आपका वीक नहीं हो रहा है, वो हेयर फॉलिकल को डायरेक्ट टारगेट नहीं कर रहा है, वो सुपरफिशियली आपका हेयर रिमूव कर रहा है। सरफेस से ही बस वो क्लीन कर रहा है। सरफेस है, तो फिर वो बाल उसी इंटेंसिटी से आता है। अच्छा, लेज़र की निस्बत अब हम देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स भी आ गई हैं कि ये आप इस्तेमाल करें मुसलसल, तो आप के जो है वो ग्रोथ कम हो सकती है बालों की। वो कितनी इफेक्टिव है? अच्छा, उसका मैंने अभी जिक्र यही किया कि एफ्लोरनीथीन के नाम से डेपिलस डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उसको भी खुद से इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये आपकी स्किन इरिटेशन करा सकती हैं, आपकी स्किन बर्न हो सकती है। तो इसको भी हम लेजर्स के बाद इंडिकेट करते हैं, वो भी देखकर। अगर बहुत ज़्यादा थिक बाल है तो उसमें हम कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट में दे देंगे, ये भी सबको रिकमेंडेड नहीं होता है। तो इसमें आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपने स्किन चेक करवाएं, अपना हेयर जो है वो दिखाएं कि किस तरह की है इसकी ग्रोथ, तो उसके बाद ही यूज़ करना शुरू करें, खुद से नहीं करना। सही। अच्छा, हमने अक्सर देखा है कि ना बहुत ही यंग एज में जिनको अभी शायद इतना बाल बॉदर भी नहीं कर रहा होता, लेकिन बस वो ग्लास स्किन वाला आजकल चल गया ट्रेंड, तो बच्चियों को करवाना ही करवाना है। उनके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगी कि वो क्या करें? लाइक अब ब्लीच भी करवा रही हैं लड़कियां, वो करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए? अच्छा, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि लेज़र हमेशा थिक कोर्स हेयर के लिए, डार्क थिक कोर्स हेयर, यानी अगर आप पीची फज होता है पतला बाल, उस पे लेज़र करवाएंगे तो आपका बाल ज़्यादा मोटा होना शुरू हो जाता है। तो कुछ लोग ऑब्वियसली जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ रहा है एस्थेटिक्स का, तो कुछ लोग फॉर द सेक ऑफ मनी नहीं सही गाइड करते हैं। तो मेरे पास काफ़ी बच्चियां आती हैं जो परेशान होती हैं कि हमने लेज़र करवाई, मेरे बाल बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए, तो उसमें स्किन इन्फेक्शंस का चांस बढ़ जाता है। जब बाल ज़्यादा होता है इनग्रोन हेयर्स का चांस बढ़ जाता है, फॉलिकुलाइटिस और स्किन इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो अगर आपके चेहरे पे पतला बाल है तो डोंट गो फॉर लेज़र, उसके लिए वी हैव अनदर लेज़र, एंटी-गैग पिको लेज़र है, वो करवाएं, या फिर ऐसे ही मतलब वैक्स वगैरह ही करवा लें तो वही बेहतर रहती है। अच्छा, लेज़र से एडवांस भी कोई चीज़ें आ चुकी हैं, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोलाइसिस, कुछ इस तरह की, अगर मैं उसे सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो? अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस एंड लेज़र ये दोनों ही एडवांस है, लेकिन इनकी इंडिकेशन डिफरेंट है। लाइक इलेक्ट्रोलिसिस हम उनमें देते हैं जिनका वाइट हेयर होता है, क्योंकि लेज़र वाइट हेयर को टारगेट नहीं करता। अच्छा, लेज़र वाइट हेयर को टारगेट नहीं करता। थिक डार्क कोर्स हेयर, अगर जितना ज़्यादा डार्क बाल होगा, जितना थिक बाल होगा, उतने अच्छे लेज़र के रिजल्ट्स आते हैं। वही मैं कह रही हूँ कि अगर पतला बाल है उस पर लेज़र नहीं करानी, क्योंकि लेज़र के बाद वो ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। अगर आपके चेहरे पे थिक बाल है, यानी सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मेल बियर्ड में आते हैं। कुछ जो मेल आते हैं मेरे पास, उनका अगर प्रॉब्लम होता है कि ये करते हैं, थिक बाल होते हैं, तो उनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, फीमेल में अगर नहीं तो मेल ये करवा रहे हैं, क्योंकि ये मसला तो रहता है कि जो डेली शेव कर रहे होते हैं या एक दिन बाद उन्हें मसला तो रहता है। तो हम बियर्ड वाले तो ज़रा बचे हुए हैं। तो उनके लिए भी लेज़र बेहतरीन है, बहुत बेहतर है, और बहुत लोग आके कराते हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा तो मेल जो है उनको वो कॉन्शियस हो गए फेस करना पड़ता है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये एग्जांपल मैंने इसलिए दी ताकि हमारी ऑडियंस को आइडिया हो कि लेज़र किस तरह के हेयर पे काम करती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कोमल आपके, और हमें देखें क्लियरेंस भी मिल चुकी है इस हवाले से कि जो मोटा बाल होता है लेज़र उस पर इफेक्ट करती है। तो जितने भी लोग हैं जिनको बड़ा शौक है ना कि भाई लेज़र करवाएंगे और मुसलसल ताउम्र आप सुकून में
में रहेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन उसके सेशंस होते हैं, बाल को पतला कर देता है, मोटे बालों पर ज़्यादा इफेक्ट होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच चुकी होगी।